नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टूडेंट टॉक्स इन्फो पे स्वागत है। आज हम लोग जिस शख्स से मिलने आए हैं, उन्होंने हमारे साथ साथ कई बच्चों का मार्गदर्शन किया है और आगे बढ़ने में बहुत ही तहे दिल से मदद की है। आइए मिलते हैं उनसे। उनका नाम है श्री शिव प्रकाश सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे? सर, आज हम लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। कुछ दिन पहले ही बच्चों का माध्यमिक का रिजल्ट आउट हुआ है, तो हम लोग को जानना चाहते हैं कि जब बच्चे मार्क्स लाए हैं, अब इसके आगे वो क्या करें। पहले तो जो विद्यार्थी इस वर्ष माध्यमिक की परीक्षा पास किए हैं, उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आने वाला भविष्य उनका उज्जवल हो, और जो विद्यार्थी असफल रहे हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि आप कोशिश करें। कोशिश करने से सभी कुछ संभव है। कोशिश करेंगे, अगला वर्ष फिर आपका होगा। सर, जैसे कि अभी हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल में हैं, तो यहाँ पर तो दीदी की सरकार है और जहाँ तक हमको पता है कि बच्चे मतलब कि उत्तीर्ण होना ही है, उनको पास होना ही है, ठीक है ना। फेल होने वालों के बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ पास हो जाना क्या काफ़ी है? जी नहीं, पास हो जाना काफ़ी तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मूल अर्थ ही है ज्ञान अर्जन करना। नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान अर्जन करते हैं, जो सीखते हैं, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वो अनुभव ही उनके जीवन को आगे की ओर ले जाता है। तो मैं समझता हूँ कि केवल पास हो जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए दोस्तों, सिर्फ केवल पास हो जाना उतना महत्व नहीं रखता है, शिक्षा का अर्जन अत्यधिक जरूरी है। सर, जैसे कि हम लोग को ही पता है, या हम लोग भी मतलब अपने समय भी सोचते थे कि बच्चों लोग का माइंड में ये रहता है कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी में क्या पढ़ना है, जस्ट एक दो दिन पहले पढ़कर हम परीक्षा दे देंगे, नंबर तो आ ही जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे। तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, हिंदी भाषियों के लिए या किसी भी मातृभाषा को जानने वाले लोगों के लिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या एक दिन के पढ़ने से सब मेरा पूरा हो जाएगा। क्योंकि भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व का, या कहें कि हमारी पहचान का एक माध्यम है। भाषा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना सिखलाती है, लिखना सिखलाती है, पढ़ना सिखलाती है। अगर ऐसे में हम भाषा को केवल नंबर तक सीमित कर दें, तो यह भाषा के साथ जो है बड़ा दुर्व्यवहार होगा। यह हिंदी भाषा के संदर्भ में अगर हम कहें, तो हिंदी एक दिन पढ़ने की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में उतारने की भी चीज़ है। आप लगातार अगर इसको पढ़ेंगे, तो हिंदी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो आपके भविष्य में, आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए हिंदी को रोज़ पढ़ें, जैसे अन्य विषय पढ़ते हैं, जैसे गणित बनाते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, वैसे ही आप कोशिश करके हिंदी को भी पढ़ें। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसे गुनेंगे भी। यह गुनना, यह अपने जीवन को संभालना, यह कहीं ना कहीं हिंदी करती है। और मैं श्रोताओं को, विद्यार्थियों को यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिंदी अगर विषय लिया है आपने, हिंदी विषय में पढ़ना है, तो हिंदी भाषा जो है एक सृजनात्मक भाषा है। उसका एक विशाल क्षेत्र है। आप हिंदी के द्वारा कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं हिंदी के माध्यम से। तो जितना ही हिंदी विषय आप पढ़ेंगे, आपके वैचारिक बौद्धिक द्वार खुलते जाएंगे। धन्यवाद। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए माध्यमिक का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें मार्क्स किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, किसी का उससे कम आएगा, किसी का बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे जैसे जनरली देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने विषय का चयन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जिनका ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है वो साइंस को चुनते हैं, साइंस स्ट्रीम को। उससे जो कम आता है उनको कॉमर्स को चुनते हैं, और जो सबसे बिल्कुल कम नंबर लाते हैं या किसी तरीके से मतलब मुश्किल से पास हुए हैं, तो वो आर्ट्स को चुनते हैं। तो ऐसा मन में बन जाता है कि जो आर्ट्स को चुनते हैं वो नीचे हैं या साइंस वाले से कम है। तो क्या हर क्षेत्र में कम है? राहुल जी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बारे में ही बताऊं तो माध्यमिक में
द्वितीय श्रेणी से मैं पास हुआ, एचएस भी द्वितीय श्रेणी से पास हुआ, ग्रेजुएशन भी द्वितीय श्रेणी से पास हुआ, एमए भी द्वितीय श्रेणी से पास हुआ। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मैं कहीं भी साइंस के विद्यार्थी से या कॉमर्स के विद्यार्थी से, मैंने जिस क्षेत्र का चुनाव किया है उसमें मैं असफल नहीं हूँ। इसलिए विद्यार्थियों को यह सोचना चाहिए कि नंबर अगर चाहे जो भी आए, अगर वह साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, आर्ट्स लेता है, कोई भी स्ट्रीम अगर चुने वह माध्यमिक के बाद, अगर उसमें वह पूरी तरह से तन मन से अगर लग जाए तो वह उस धारा में बहुत आगे तक जाता है। आज आर्ट्स के बारे में अगर कहा जाए तो आर्ट्स के विद्यार्थी बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नंबर जो है कोई मायने रखता है। आईएएस के अगर देखें तो वहाँ भी आर्ट्स के विद्यार्थियों की धूम मची है। ऐसा भी देखा गया कि एचएस साइंस करने के बाद या एचएस में कॉमर्स लेने के बाद फिर वह पुनः जो है बीए करते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी एचएस में साइंस लिए हुए थे, कॉमर्स लिए हुए थे, ग्रेजुएशन में आने के बाद वह आर्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगने लगता है कि यहाँ भविष्य सुरक्षित है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से, अपने श्रोताओं से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप भयभीत ना हो अपने नंबरों के प्रति। माध्यमिक या एचएस या किसी भी स्तर पर नंबरों को लेकर इतना भयभीत ना हो। आप लगातार उस धारा में आगे बढ़ें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सर ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि 10th के बाद या 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, तो उनको तैयारी करना मतलब कब से शुरू करना चाहिए? अगर हमको प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर ये करना पड़े, तैयारी करना पड़े, तो कब से करना सही होगा सर? देखिए, यह प्रतियोगिता मूलक परीक्षा या प्रतियोगिताएं जो हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हैं, हमारे नौकरी से जुड़ी हैं, हमारे पेशा से जुड़ी हैं। हर विद्यार्थी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी वह जो है अर्थोपार्जन करना शुरू कर दे। इसीलिए वह चाहता है कि चाहे जैसे हो जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, ताकि उसके परिवार का जो आर्थिक संकट है वह दूर हो सके। लेकिन मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी कम से कम स्नातक स्तर तक डूब कर पढ़ें, क्योंकि यह स्तर वह स्तर है जो जीवन का निर्माण कर रहा होता है। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है, उसी तरह माध्यमिक, एचएस और बीए या बीकॉम, बीएससी जो भी है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बोलते हुए, कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर आर्थिक संकट बोल सकते हैं या दबाव बोल सकते हैं, इतना बढ़ जाता है कि बच्चा मतलब समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। कहाँ वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके पहले ही इतनी प्रेशर आ जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम धंधे की तलाश में लग जाता है। तो ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, आर्थिक संकट सचमुच पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट से उबरने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई को त्याग करके केवल पैसे के पीछे भागें। पैसे के पीछे भागना है, लेकिन उसके लिए एक समय है। हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं, आपको याद होगा, भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जिनके बारे में जानते हैं पूरे देश के लोग कि वह अखबार बेचते थे। अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए वह इस मकाम पर पहुँचे कि आज उस मकाम पर भारत का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं पहुँच सका है। वह महज एक राष्ट्रपति ही नहीं हुए, बल्कि भारतवर्ष के सर्वोच्च वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर ऐसे आर्थिक संकट आते हैं कि हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है, तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा कार्य करें जो शिक्षा से ही जुड़ा हो। शिक्षा को छोड़कर अगर हम पढ़ रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है अब कोई दूसरा कार्य करें शिक्षा से इतर होकर के, वैसा कार्य नहीं है, बल्कि हम शिक्षा के माध्यम से ही हम कोई ना कोई कार्य करें। हमने बचपन में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो किताबों में जिल्द लगाया करते थे,
और इसे दिल लगाने के माध्यम से जो है कि उन्होंने बड़े अच्छे ऊंचाई को हासिल किया। मेरे जानकारी में फ़िलहाल अभी विद्वान का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपने आर्थिक स्तर से जूझने के लिए एक बुक स्टॉल में काम किया, और बुक स्टॉल में काम करते हुए वह वहाँ की रखी किताबों को पढ़ते थे, खूब पढ़ते थे, मन लगा के पढ़ते थे। इससे उनका ज्ञानार्जन भी हो रहा था, वो आगे भी बढ़ रहे थे और उनके आर्थिक संकट भी दूर हो रहे थे। इसीलिए जो है कि कभी भी आर्थिक संकट को कारण बता करके शिक्षा से कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत पहले कहीं मैंने पढ़ा था कि कुछ करने के लिए कारण होते हैं और कुछ नहीं करने के लिए बहाने होते हैं। सही कहा सर आपने, इस बात का अनुभव मुझे भी हो रहा है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो आर्ट्स लेकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किस प्रकार से तैयारी करें और उनका स्कोप क्या है, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं वो? यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आर्ट्स कोई छोटा विषय भी नहीं है, क्योंकि इसमें लिटरेचर भी आ जाता है, सोशल स्टडीज़ भी आती है, सिविक्स वगैरह भी आते हैं, तो एक विराट क्षेत्र है आर्ट्स का। और इसके हम देखें तो ग्रेजुएशन के बाद ही जैसे स्कूल सर्विस कमीशन हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हुआ, डब्ल्यूबीसीएस हुआ, पीसीएस हुआ, तो और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को कहेंगे, एसएससी ने उसको अपने अंदर रखा है। इसलिए मैंने एसएससी में सम्मिलित रूप से कह दिया कि एसएससी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रेजुएशन स्तर पर आर्ट्स के विद्यार्थी भी जो है बहुत दूर तक जा सकते हैं। आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हैं जो कि बैंकिंग के लिए अत्यंत जो है उम्दा एग्ज़ाम है, जिसमें आर्ट्स के लोग भाग लेते हैं। राजभाषा अधिकारी हैं, वे लोग बनते हैं, आर्ट्स के लोग ही बनते हैं। अच्छी जगह। हाँ जी, हाँ। और आपको पता ही है आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम भी जो है आर्ट्स के लोग भर सकते हैं। यह ऐसा यह नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई बाध्यता नहीं है कि केवल आर्ट्स के, उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी जो है स्ट्रीम के लोग ग्रेजुएशन में जो है इन सब परीक्षाओं में दे सकते हैं। और अगर आगे जाएँ, हम बढ़ें, तो अगर आर्ट्स को लेकर आगे बढ़ें तो एक एक विषय में हम स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के बाद स्नातकोत्तर हुआ, रिसर्च के कार्य कर सकते हैं। शोधमूलक कार्य जो है देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हम इसके माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं, साहित्य के द्वारा, सामाजिक चिंतन के द्वारा। तो एक विराट जो है फलक है आर्ट्स के विद्यार्थियों के समक्ष, और हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, सही बोला आपने सर। और इसी के साथ सर, अगर जो बच्चे हैं, मान लीजिए मतलब कि हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चे किसी कारणवश अगर उनका नंबर नहीं आया है या फिर उन्होंने आर्ट्स लिया तो कोई गलत काम नहीं किया है, किसी कारण हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उनका नंबर नहीं आया है, वो आगे मेहनत से तैयारी करें और इसी के साथ वो मेहनत करते रहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे सर। सर अगर आपकी कोई स्टोरी सर जो कि बच्चों को जिन्होंने कम नंबर लाया हो, किसी कारण से कम आ गया हो, वो मेहनत तो बहुत किए हैं लेकिन हो सकता है कि नंबर कम आ गया सिर्फ, तो सर कोई अगर बात जो उनको मोटिवेट करे सर? देखिए, मोटिवेशनल की जो बातें हैं या मोटिवेशन की जो बातें हैं, वह कहीं न कहीं व्यक्ति अपने जीवन से ही सीखता है। मैं स्वयं के बारे में अगर कहूँ तो मुझे याद आता है 8वीं कक्षा में मैं फेल हो गया था, और उस फेल होने के दौरान मैंने अनुभव किया कि चलो कोई बात नहीं, परिश्रम नहीं किया तो फेल हो गया। सर तो घर के लोग क्या बोले सर आपका? बिल्कुल घर के लोग वही बोलेंगे जो आम जनों के घर के लोग बोलते थे। बहुत सारी कड़वी बातों को सुनना पड़ा था, कई कई दिनों तक छिप छिप के रहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि आज तक पढ़ रहा हूँ, और एक ऐसे मुकाम पर हूँ जहाँ परिवार के लोग संतुष्ट हैं कि मेरे परिवार में इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और कोई नहीं है। इसलिए आप अगर कम नंबर लाते हैं या फेल हो गए हैं तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में मुकाम हासिल करेंगे आप और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। सर आपने जो डिग्री सर ये की है हम लोगों को तो पता नहीं है सर, एक बार अगर बताते तो हमको बहुत अच्छा लगता। जी, मैंने माध्यमिक तो सभी लोगों ने किया ही है, एचएस किया, उसके बाद बीए किया,
फिर एमए किया मैंने। एमए के बाद बीएड किया मैंने। बीएड के बाद मैं चला गया एमएड करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने एमएड किया। उसके बाद फिर मैंने यूजीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता नेट को मैंने क्वालिफाई किया। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता सेट, ये सब जो परीक्षाएं हैं वो कॉलेज में प्रोफेसरों के लिए होती हैं, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया। उसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान में जो है शोध कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। बलवान विश्वविद्यालय से मैं शोध कर रहा हूँ और आशा है कि जल्दी ये शोध कार्य का पूरा होगा और उसके बाद फिर कुछ अगले पड़ाव की ओर हम जरूर बढ़ेंगे। सर से बात करके हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अगर कोई बच्चा, अगर किसी का कम नंबर, सर लास्ट में सर ये पूछ चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों की शिक्षा सर क्यों जरूरी है? ये हम सबसे पूछते हैं, आपसे भी सर जानना चाहते हैं। देखिए, भारतीय समाज व्यवस्था में यह देखा जाता है कि शिक्षा पुरुषों की खाती है। आप जानते हैं राहुल जी, या मैं आप बता दूं अपने दर्शकों को भी, कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। एक ऐसा समाज जहां पिता प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है, जहां स्त्रियों का अपना कोई महत्व नहीं होता है। आप अगर जानना चाहें या पढ़ना चाहें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक निबंध जरूर पढ़ें, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने बताया कि किस लिए स्त्री शिक्षा जरूरी है। आप उसे जरूर पढ़ें, विस्तृत ढंग से वहाँ समझ पाएंगे आप। यहाँ मैं बता दूं कि जब स्त्री शिक्षित होती है तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है शिक्षित होता है, आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं। एक पुरुष घर से बाहर रहता है, रोजी रोटी की तलाश में रहता है। आपकी अनुपस्थिति में आपके बच्चे क्या सीखेंगे? अगर स्त्री पढ़ी लिखी है आपकी, तो वह बताएगी कैसे पढ़ना है, क्योंकि माना भी गया है कि माँ जो है पहली शिक्षक होती है, माँ पहली गुरु होती है। तो ऐसे अगर माँ शिक्षित रहेगी तो वह अपने कार्य को और भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। आपकी जो कमी है उस कमी को वह पूरी करने में पूरी तरह सक्षम हो पाती है अगर आप स्त्री को शिक्षित करते हैं। तो स्त्री को शिक्षित करेंगे तो हमारा समाज जो है पूरे तीव्र गति के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा। ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज के दो पहिए हैं। जहाँ एक पहिया तो हम कहें तो एरोप्लेन का पहिया लगा है पुरुष के रूप में, और स्त्री के रूप में हमने बैलगाड़ी का पहिया लगा दिया। पुरुष पढ़ने जाता है, स्त्रियाँ लड़की खाना बनाती है। पुरुष नहाता है, कपड़े छोड़ देता है, लड़कियाँ जो है आपके छोड़े हुए बर्तन मांजती हैं। तो ऐसे समाज में अगर हम भेद पैदा करते रहेंगे तो स्त्री और पुरुष के बीच भेद बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें समाज को समान दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। स्त्री और पुरुष दोनों अगर पढ़ते हैं तो समाज आगे बढ़ेगा, और समाज ही क्यों, हमारा देश भी आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और एक नई ऊंचाई को ये छुएगा। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। तो दोस्तों, आज हम लोग मिले शिव प्रकाश सर जी से और बहुत सारी बातें जानने को मिली हमको, बहुत मोटिवेशन भी मिले। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।